जो कि शुरू से ही वॉइड है। डन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सबका? खैरियत से हैं? आज फिर आपका टेस्ट नंबर कौन सा है? आज 3 है। तैयारी है? देंगे? ठीक हो गया जी। और ये शादी गायब हो गया? अच्छा, आ गया। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 बेसिकली डील करता है दो बातों के ऊपर, एक फ्री कॉन्सेंट और दूसरा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। तो आप इस चैप्टर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, 4A और 4B। हमारा आज का टारगेट है 4B, यानी कि हम लोग पहले बात करेंगे वो एग्रीमेंट्स जो कि लॉ ने शुरू से ही कह दिया कि ये हैं ही वॉइड। मगर इस पे जाने से पहले हम कुछ थोड़ी सी रिवीजन करना चाहेंगे इस वर्ड वॉइड एग्रीमेंट की। तो वॉइड एग्रीमेंट की बेस क्या है? ये एक एग्रीमेंट तो है, इसके साथ एक वर्ड लिखा हुआ है एग्रीमेंट, यानी कि दो पार्टीज होंगी, कंसिडरेशन होगी। क्या इसको मैं लीगली इन्फोर्स कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं इसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकता। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है, जो मकसद है, वही क्या है? लॉफुल नहीं है। हम इसको लीगली बाइंड नहीं कर सकते। कानून ने इन एग्रीमेंट्स को कह दिया कि जनाब आप कुछ भी कर लें, ये आपने एग्रीमेंट्स नहीं करने। आपकी किताब में इस वक्त 5 एग्रीमेंट्स की लिस्ट होगी। पहला क्या है? एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, फिर एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, फिर वेजरिंग, फिर एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और अनसर्टन एग्रीमेंट्स। आपकी किताब में इस वक्त 5 बातों की लिस्ट है, मगर हकीकत में ये 5 नहीं है, ये 8 बातें हैं। 3 आपकी ही किताब में मौजूद हैं, मगर आईके आपने उसको फैला दिया, डिफरेंट जगहों पे, रेलेवेंट जगहों पे उसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो इसलिए मैंने 5 लिखी हैं लाल रंग से बोर्ड के ऊपर, और 3 लिखी है मैंने ब्लू कलर से। ये 5 वो हैं जो कि चैप्टर 4 में आपको मिल जाती हैं, और अगली 3 वो हैं जो कि चैप्टर 4 में नहीं है, मगर आपको किताब के कुछ हिस्सों में ये बिखरी हुई मिल जाती हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स, वो एग्रीमेंट्स जो कि शुरू से ही वॉइड हैं। क्या मैं इसको वॉइड एब इनिशियो कह सकता हूँ? ये है वॉइड एब इनिशियो। क्या लिस्ट 5 की है? ये 5 बातें आ गई हैं। उसके अलावा 3 बातें, इसके अलावा 3 बातें। मैं एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा कि 5 में से उसने 3 बातों को एक्सप्लेन किया, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि कुल मिला के 8 बातें हैं, 5 एक जगह पे हैं और 3 किताब में बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। तो क्या ये वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, शुरू से ही वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो। तो वॉइड एग्रीमेंट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क था? वॉइड एग्रीमेंट में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क था? वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जो बनते वक्त तो ठीक होता है, लेकिन बाद में जो बनते वक्त ठीक होता है और सबसेक्वेंटली कुछ ऐसा मसला आ जाता है कि वो अब उस काबिल नहीं रह पाता, तो दैट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वो सही था, मगर फॉर्मेशन के बाद परफॉर्मेंस से पहले बीच के दौरान कुछ ऐसा मसला आ गया कि अब वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं रहा, वो हो गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले वो था वैलिड और अब वो बन गया वॉइड। मगर ये क्या है? ये शुरू से ही वॉइड है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस लिख लेना चाहिए कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो कि सबसेक्वेंटली इलीगल हो गया या वॉइड हो गया, और वॉइड एग्रीमेंट
वो चीज़ जो कि स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है। अच्छा, वॉइड किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है? क्या सारी चीज़ें इलीगल होती हैं तब जाके वॉइड होता है? जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ, अब मैं अगर माइनर से कहूँ कि मैं तुम्हें किताब दूंगा और तुम मुझे 1000 रुपये दोगे, अब किताब देना कोई इलीगल एक्ट तो नहीं है, मगर उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है, इलीगल नहीं, वॉइड है, वॉइड है। तो ज़रूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट्स हमेशा ही इलीगल हों, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी और सब्जेक्ट के ऊपर भी। अब शुरू करते हैं डेफिनेशन से कि ये वॉइड एग्रीमेंट है क्या। आसान आसान सी बातें, जिस बात थी सर, वॉइड एग्रीमेंट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये इन्फोर्सेबल क्या होता है? जिनको हम कानून में साबित नहीं कर सकते, कोर्ट हमारा साथ उस वक्त नहीं देगी। तो वो एग्रीमेंट जिसको हम कानून में इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते, या कि हम कानून को ये नहीं कह सकते कि भाई दूसरी पार्टी को इन्फोर्स करो कि वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी करे, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट्स विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर मेड आर कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो। ये शुरू से ही ख़राब होते हैं, शुरू से ही वॉइड होते हैं। व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड द अदर एग्रीमेंट विच इज कोलैटरल, ये कोलैटरल क्या है? कनेक्टेड। जब आप एक एग्रीमेंट को वॉइड कर देते हैं तो उसके साथ तमाम हर कोई कनेक्टेड एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आपने 10 किलो आटा, 20 किलो चीनी और इस भाई को कत्ल कर देना। अब इस भाई को कत्ल करना एक इलीगल एक्ट है और मैं आपको उसके अगेंस्ट पैसे दे रहा हूँ। इफ़ देयर इज सेग्रीगेशन तो फिर पार्शली वैलिड और पार्शली वॉइड। बट अगर कोई सेग्रीगेशन नहीं है तो ये कनेक्टेड जो चीज़ें थी, आटा, चीनी वगैरह, वो भी वॉइड हो जाएंगी। सो व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड, अदर एग्रीमेंट विच इज कोलैटरल टू इट ऑल्सो बिकम्स वॉइड, और वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। मगर शर्त क्या है? पार्टी के पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पार्टी के पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक और मिसाल, आपको मैंने पैसे दिए, मैंने आपसे कहा कि यार 1 लाख रुपए लो, आपने 10 किलो चीनी, 20 किलो आटा और मुझे लस्सी ला के देनी है। लस्सी पता ना क्या होती है? लस्सी ला के देनी है। अब मुझे इस मुल्क के कानून के बारे में शायद ना पता हो, आपको पता, और अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो आप मुझे क्या कहोगे? सर बाकी 2 चीज़ें तो वैलिड है, तीसरी चीज़ मैं आपको लाके नहीं दे सकता। आपने मुझे इस चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड कर दी, मेरे पास शुरू में नॉलेज नहीं थी। स्टिल अगर मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं वो चीज़ मुझे ला के दो, और आप मुझे ला के नहीं देते हो, तो मैं फिर आपको ब्लेम नहीं कर सकता, ना ही मैं आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब आपने मुझे उसकी नॉलेज प्रोवाइड कर दी है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेग्रीगेट हो सकता है तो पार्शली वैलिड और पार्शली वॉइड, और अगर नहीं हो सकता फिर तो टोटली वॉइड। डन? ये क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? डन? ये 5 बातें हैं जो कि कानून ने कहा कि ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। साफ, शफाफ, वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया कि कुछ भी हो जाए ये 5 हमेशा ही वॉइड रहेंगी। अब इन 5 में से ये जो ऊपर के 3 है ना, इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं। नीचे वाली 2 को बस उसने टच किया और टच करके भाग गया। तो 5 ये हैं और 3 वहाँ पे मैंने ब्लू कलर से लिखी हुई हैं। पहले ये 3 ब्लू वाली कवर करते हैं। ये 3 बातें हैं। नंबर 1, एग्रीमेंट्स टू डू एग्रीमेंट्स इन फ्यूचर। आओ एक वादा करें कि फ्यूचर में हम मिलके जो वादा करेंगे वो हम उसको निभाएंगे, पूरा करेंगे। ये वॉइड है।
हम आज खड़े होके फ्यूचर में जाके ये नहीं कह सकते कि जब मैं तुम्हें फ्यूचर में कोई चीज़ करने को कहूँगा तो वादा करो कि तुम वो बात को मानोगे, ये वॉइड है। हम ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें फ्यूचर में ये किताब प्रोवाइड करूँगा, तुम मुझे फ्यूचर में इतने पैसे दे देना, ये सर्टन है, ये डेफिनेट है। किताब भी है, नहीं किताब सर्टन होगी ना कि मैंने आपको देना क्या है। कंसिडरेशन फ्यूचर की हो सकती है, मगर ये कहना कि आज मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि कल मैं जो तुमसे वादा करूँगा तुम उसको यकीन के साथ हाँ बोल दोगे, तो वो क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है, पता ही नहीं है कि मैंने कल उसके साथ क्या बात करनी है। तो हर वो एग्रीमेंट जो कि आप करते हैं कि भाई फ्यूचर में होगा और आज वादा करो कि तुम उसको अलाउ कर दोगे, वो क्या है? वॉइड। वो क्या है? वॉइड। हाँ, ऑफर ही वैलिड नहीं है। तो एग्रीमेंट्स टू डू एग्रीमेंट इन फ्यूचर, दैट इज वॉइड। दूसरी बात, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ये कौन से एक्ट्स होते हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एक्ट्स जो सिरे से ही पॉसिबल ना हो। जैसे तुम मुझे 1000 रुपया दो, मैं इस 1000 रुपये के बदले तुम्हें चांद सितारे तोड़ के ला के दूंगा। अब ये एक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो हर वो एक्ट, हर वो कॉन्ट्रैक्ट, हर वो एग्रीमेंट जिसमें आप एंटर होना चाह रहे हैं मगर वो चीज़ करने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो दैट वुड बी ऑल्सो वॉइड, दैट वुड बी ऑल्सो वॉइड। इसकी एक्सप्लेनेशन है एक और जगह पे है, बट अभी के लिए इतनी बात समझ आती है। अब आगे चलते हैं। एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट्स। ये कि देखा देखा नहीं लगता, कहाँ देखा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो वहाँ पे क्या था? वॉइड, इररिस्पेक्टिव ऑफ के पार्टीज को पता हो या ना पता हो। तो ये आप लोगों ने कवर ऑलरेडी किया है चैप्टर 5 के अंदर, विच इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो टेबल था उसकी सेकंड लास्ट बात यही है कि आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जो कि कंटिंजेंट है किस चीज़ के ऊपर? ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन। कंटिंजेंट एग्रीमेंट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, मगर यहाँ पे क्या था? वो चीज़ पूरी होनी ही नहीं थी, वो एक्ट ही इम्पॉसिबल था। मेरा बहरी जहाज़ ने आना ही नहीं है, मेरे बहरी जहाज़ ने आना ही नहीं है और मुझे पता है कि उसने नहीं आना, और मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि आएगा तो मैं तुम्हें सामान प्रोवाइड करूँगा। जब मुझे पता है कि नहीं आना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कभी ज़िंदगी में पूरा हो सकता? तो वो क्या होगा? वॉइड। और अगर मुझे नहीं भी पता और बाद में पता चला और मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट पहले कर चुका हूँ, तो जिस चीज़ पे मैं डिपेंड कर रहा था अब वो पूरी नहीं हो सकती, तो अब वो वैलिड से वॉइड में फॉल कर जाएगा। तो एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। तो ये 3 बातें किताब में बिखरी हुई हैं, बट यहाँ पे हमने इसकी बेस नॉलेज अंडरस्टैंड कर ली है कि हर वो एग्रीमेंट जो कि आप करते हैं कि मैं फ्यूचर में करूँगा वो वॉइड है। हर वो एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट वॉइड है। हर वो एग्रीमेंट जिस पे आप कंटिंजेंट हैं कि वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है और वो चीज़ पूरी नहीं होनी है, पार्टीज को पता है या नहीं पता है, दैट इज़ ऑल्सो वॉइड। इसके ऊपर आज हमने दोबारा भी बात करनी है। बाय द वे मैं आपको किताब से दिखा देता हूँ, ठहरो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आपको याद हो तो एक टेबल था ये, व्हेन इट बिकम्स वैलिड, व्हेन इट बिकम्स वॉइड। उसके बाद था हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चाहे पार्टीज को पता हो या ना हो, ये क्या होगा? अच्छा, ये इम्पॉसिबल यहाँ लिखा नहीं गया था। इम्पॉसिबल इवेंट, सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड वेयर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज। वापस आते हैं जी, ये 3 समझ आ गए, ये तो आसान सी बात है। अब यहाँ पर आते हैं, ये है आपकी मेन लिस्ट।
5 बातें करती है। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, बल्कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अनसर्टन एग्रीमेंट्स, ये कौन से होंगे? अनसर्टन, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पता ही नहीं है कि करना क्या, क्लैरिटी नहीं है, एब्सोल्यूटनेस गायब है, कंसिडरेशन का कुछ भी पता नहीं है। मैं आपको दूं 100 रुपया और आपसे कहूँ कि यार मुझे आपने लाल रंग के फल देने हैं। अब आपको पता है कि लाल रंग के फल कौन कौन से हैं? सेब हो सकता है, स्ट्रॉबेरी हो सकती है, और चेरी हो सकती है, अनार हो सकता है। आपको मैंने दिया है 100 रुपया, आपको मैंने ये नहीं बताया कि आपने मुझे एग्जैक्टली कौन सा फल सप्लाई करना है। तो हमारे इस एग्रीमेंट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, एक अनसर्टन सा है। या आप मुझे कहो कि सर मैं आपको 10 किलो अनार दूंगा, आप मुझे इसके बदले जितने मर्ज़ी पैसे चाहें दे दें, और मैं आपको पैसे पाकिस्तान रुपीज़ में ना दूं, इंडियन करेंसी में पे कर दूं। तय ही नहीं हुआ था कितने करने कितने नहीं करने। हमने ये ज़रूर पढ़ा था कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, मगर वो हो जो कि आप बाद में उसको इस्तेमाल भी कर सको। तो एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ना वो अभी सर्टन है, ना वो इस काबिल है कि बाद में सर्टन की जा सकती है। वो क्या होगा? अनसर्टन एग्रीमेंट्स। और ये क्या है? वॉइड, वॉइड एब इशू है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये मना है। कोई और मिसाल इसके अगर आप दे सकें? एनी अदर एग्जाम्पल? कोई और मिसाल? अनसर्टन एग्रीमेंट्स, प्राइस सर्टेन नाउ, एग्जाम्पल दो। क्या? 15 या 10% वाली, अगर वो चीज़ वहाँ पे सर्टन नहीं है तो हम चाहें तो उसको अनसर्टन में फॉल करके वॉइड कर सकते हैं। बट अगर हम उसको सर्टन कर लिया तो फिर यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेगी। कोई और मिसाल? अनसर्टन, आपने कॉलेज को पैसे दिए, कॉलेज ने कहा बस टेंशन ना लो, हम तुम्हें किसी भी क्लास में बिठा देंगे, आपको नहीं बताया। यू आर नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड कि आप कहाँ पे किस क्लास में किससे पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट? अनसर्टन। आप उसको वहीं पे वॉइड करार दे सकते हैं और रेस्टिट्यूशन करा सकते हैं, अपने दिए हुए पैसों को वापस ले सकते हैं। कोई और मिसाल अनसर्टन की आपसे? ऑयल का, हम आपको ऑयल दे देंगे, 100 टन ऑयल आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, मगर कौन सा ऑयल? पेट्रोल, कोकोनट ऑयल, और कौन से होते हैं? क्रूड ऑयल, सरसों का तेल, वो भी तो ऑयल ही है, मगर क्या देंगे वो हमें नहीं पता। दैट शुड बी मेड सर्टन। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही हमेशा सर्टन, डेफिनेट और क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? हमारा वॉइड। इसलिए हमने पढ़ा था कंसिडरेशन में कि दैट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट, ऑफर भी सर्टन और डेफिनेट हो, एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए थी। तो अगर ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। वो एग्रीमेंट फेज़ में, एग्रीमेंट के फेज़ के अंदर ही वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा। तो वो एग्रीमेंट्स जिसमें क्लैरिटी ना हो, अनसर्टन हो, हमें ऑफ़र की समझ नहीं आ रही है, हमें एक्सेप्टेंस की समझ नहीं आ रही है, उसमें छुपी हुई अगर कोई कंडीशन है मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स दोनों पार्टीज़ आपस में तय नहीं कर पा रही हैं कि करना क्या है, आपस में क्लैरिटी गायब है, तो वो क्या होंगे? अनसर्टन एग्रीमेंट्स। और ये क्या है? हमारे वॉइड एग्रीमेंट्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? यहाँ टिक लगा दूँ, यहाँ टिक लगा दिया। इससे ऊपर क्या है? एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेंट किसे कहते हैं? मना कर रहा हूँ। और मैरिज? हर वो एग्रीमेंट जिसमें आप दूसरे बंदे को कायल कर लें, कन्विंस कर लें कि यार तुमने शादी नहीं करनी है, ये क्या है? मना है। ये क्या है? बुनियादी तौर पे ये वॉइड एब इनिशियो है। आप किसी भी शख्स को उसके शादी करने के हक़ से नहीं रोक सकते। शादी करना हर बंदे का अव्वलीन बुनियादी फ़र्ज़ और तरजीह है।
मतलब आप कैफ पास करें या ना करें, ये काम आपने लाजमी कर लेना है। इसके बगैर तो आपने वैसे भी गुजारा नहीं करना। तो हर वो एग्रीमेंट जो आप एंटर करने जा रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, जिसमें आप किसी और को या कोई और आपको शादी करने के बुनियादी हक से रोके, वो क्या है? वॉइड एब इनिशियो। मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, माइनर। आप माइनर को शादी करने से रोक सकते हैं। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज वॉइड। और ब्रैकेट में क्या है? अदर देन अ माइनर। लॉ ये कहता है कि भाई मैरिज करना और शादीशुदा कहलाना, सिर्फ करना नहीं, शादीशुदा कहलाना हर इंसान का बुनियादी राइट है, बुनियादी हक है। आप उस हक से उसको पीछे नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या है? वॉइड एब इनिशियो। एक्सेप्शन क्या है? आप माइनर को रोक सकते हैं। तो माइनर के साथ साथ क्या अनसाउंड माइंड की बात यहाँ पे उसने की है? इसका मतलब है कि अनसाउंड माइंड के पास भी ये बुनियादी हक मौजूद है, चाहे वो ल्यूनेटिक हो, चाहे ड्रंकन हो, चाहे स्पेसिफिक हो। तीनों के पास शादी करने का बुनियादी हक मौजूद है, मगर किसके पास नहीं है? बेचारे माइनर के पास नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि वो अंडर एज है। अंडर एज है, ठीक है, मैं आपके जज्बात तक पहुंच गया हूं, मगर इस वक्त हम क्या बात कर रहे हैं कि ये अंडर एज है। ऐसा आपकी एज के? शर्म करो, माइनर से ऊपर हो गए हो अभी तक। अच्छा, इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। हम कैमरा बंद करते हैं और आपसे मजीद पूछताछ करते हैं। अच्छा, आपस की बात है, जिसके साथ आपका एग्रीमेंट होने जा रहा है या हो चुका है या होने की कोशिश में है, क्या वो सर्टन है? क्या वो वन साइडेड तो नहीं है कि जस्ट आपको लगता है, जस्ट यू फील कि यस देयर इज समथिंग बट द अदर पार्टी गिव्स नथिंग टू यू? अदर पार्टी मौजूद भी है, क्योंकि एक एग्रीमेंट किसी के साथ होता है, अपने साथ नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा, वैसे एक्सप्रेस है इम्प्लाइड? अनसर्टन समझ आ गया, और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज समझ आ गया। इसके ऊपर हम ज़रा तफसीली काबीना बिठा के बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात छिड़ गई है। तो 4 साल हो गए एंगेज्ड? आज तक मुझे नहीं बताया, मैं 5 साल पता तो है, नहीं तो फैमिली नोस, तो अभी तक अनसर्टन है ना फिर। नो वन नोस के आगे जाके क्या होगा? औकात से बाहर, कास्ट से बाहर। अच्छा, इसका मतलब है कि सैंपल मैंने बड़ा अच्छा पकड़ लिया है। हाँ, अनसर्टन तो मुझे लग ही रहा है, मगर स्टिल हम आपको इस हक से मोहतात नहीं कर सकते। आपका पूरा राइट है। अब अगर अगली पार्टी आपको मुंह ना लगाए तो वो हमारा कसूर नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो 5 में से हमें ये 2 बातें समझ आ गई। लॉ ने क्या किया है? इन 2 बातों को टच किया और टच करके आगे निकल गए हैं। कोई इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं की। अब आते हैं एग्रीमेंट्स। किसमें? हाँ, हो जाती है जब वो है ही वॉइड। देखो, एनफोर्स जाके आपने करवाना है अदालत में, ठीक है, मगर वॉइड का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी पार्टी को धोखा देना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। वेजरिंग तो वैसे वॉइड है। वेजरिंग तो वैसे भी इलीगल भी तो है, वो इलीगल है साथ। हाँ हाँ, तो आपको अपनी फिक्र क्यों पड़ेगी साथ? अपनी फिक्र क्यों पड़ेगी? नहीं, लॉ ने उसको ये कहा है, देखो लॉ ने उसको ये कहा है कि वो हक रखता है। अब अगर वो खुद ना करे तो लॉ पकड़ के फोर्सफुली तो नहीं ना करवा रहा शादी।
उसके बाद हक आ गया है, उस हक को एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सर एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड किसे कहते हैं? तिजारत करना, कारोबार करना। हाँ है ना, माइनर नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल क्या दूँ, आपने करनी है क्या? नहीं, वो मीम ही थी, वो सच नहीं था। नहीं, वो सब कुछ मीम बना देते हैं। मतलब IKEA आपको क्यों रोकेगा? हाँ, मतलब वो एक मीम थी जो कि झूठी बात थी, झूठी बात को क्यों आपने एग्जांपल बनाना? वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कानून को ये लगता है, ICAP को ये लगता है कि बच्चा जब आर्टिकल्स में होता है ना, तो उसका पूरा फोकस दो जगहों पे हो, अपने आर्टिकल्स पे हो और अपने फाइनल के पेपर्स पे हो। अगर आप लेफ़्ट राइट फिरना शुरू कर दें सिर्फ फ्रीलांसिंग में, तो आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बच्चे की साइड ही सेव की है, मगर शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो पैसे क्या क्या दे रहे हैं। 19,000 समथिंग दे रहे हैं, और अभी भी 19 हुआ है, इससे पहले 16 था, मेरे टाइम पे शायद 12-13 था। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हम किसी भी शख्स को कारोबार करने से नहीं रोक सकते, किसी भी शख्स को तिजारत करने से नहीं रोक सकते। और अगर हम रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि हम गलत काम कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है? वॉइड है। आपकी तहा एक शॉप है कपड़े की, और वो कपड़े की शॉप ऐसी है कि वो मेन मार्केट में है और बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। आपने शॉप के ऊपर काफ़ी मेहनत की है, पिछले 10 साल से आप वो दुकान अपनी रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। एक दिन अचानक से हमाद भाई जो हैं वो नमूदार होते हैं आपके पास, और आपसे कहते हैं कि यार मुझे आपकी ये शॉप ख़रीदनी है, मुझे आपकी ये शॉप बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, आई वॉन्ट टू बाय दिस क्लोथ शॉप फ्रॉम यू। आपका वो बिज़नेस पिछले 10 साल से चला आ रहा है और आपने 10 साल में काफ़ी ज़्यादा नाम अपना उस काम में बना लिया, मगर इनको ये शॉप लाजमी ख़रीदनी और वो आपको मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। इन्होंने कहा बताओ अपनी दुकान का क्या मांगोगे। आपने अपने एसेट्स देखे, अपनी लाइबिलिटीज़ देखी, नेट करके बता दिया कि यार एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जो नेट एसेट्स आते हैं वो कोई 30 लाख है। कितने? 30 लाख बस। इवन खोखा भी बहुत बड़ा एक रेवेन्यू पॉइंट होता है। अच्छा यार, परचेज तो करना तो बेचारे को। तो 30 लाख रुपये आपने डिमांड कर दिया माल से। नहीं, डिमांड नहीं की, आपने कहा कि यार 30 लाख के एसेट्स पड़े हुए मेरे पास, मगर मैं तुमसे चार्ज करूँगा 1 करोड़ रुपया। हमाद ने कहा यार दिमाग ख़राब हो गया, नेट एसेट्स हैं 30 लाख के, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया किस चीज़ का दूँ? 70 लाख रुपया गुडविल का। ये गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या होती है? गुडविल, जो गुडविल, गुडविल, गुड का मतलब क्या होता है? नहीं, गुडविल का, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, और विल का मतलब क्या होता है? आपका अपना। नहीं, जदाद नहीं, आपने भी पढ़ा होगा I2B के अंदर गुडविल। किसी चीज़ के बारे में अगर कोई अच्छी फेम बनी हो तो बेसिकली क्या होता है, हम उस नाम के पैसे ले रहे होते हैं, हम उस नाम के पैसे ले रहे होते हैं। अब कस्टमर्स को पता है कि जब उन्होंने मार्केट में आना है तो इन्होंने इसकी शॉप पे जाना ही जाना है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट इन्होंने ऑलरेडी पिछले 10 सालों में कर लिया है, इन्होंने अपना नाम उस मार्केट में बना लिया है। कस्टमर्स को पता है कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा, इस शॉप पर आऊँगा, तो मुझे सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज नॉट अबाउट द एसेट्स। जो सेलर होता है वो अपनी गुडविल उसमें चार्ज कर रहा होता है। तो इन्होंने कहा कि सर मैं अपनी शॉप पर तो आपको बेच दूँगा, मगर लाख रुपये आपसे डिमांड कर लूँगा, और सॉरी करोड़ रुपये आपसे डिमांड कर लूँगा। 30 लाख रुपया एसेट्स के हो गए, 70 लाख फॉर
गुडविल हो गया। हमाद कहता है कि यार डन, डील डन करो, डील फाइनल करो, मैं ख़रीदने को तैयार हो गया हूँ। तो करोड़ रुपये आपको मिल गया, दुकान इसको मिल गई। करोड़ रुपये आपको मिल गया, दुकान इसको मिल गई। नेक्स्ट डे अब ये ठहरे बिजनेसमैन, उसी मार्केट में अपनी ही शॉप के बिल्कुल साथ एक और शॉप खोल ले, असली तलहा की दुकान। वही लोग, वही मैनेजमेंट, वही सेटअप, वही सामान, सब कुछ इन्होंने बिल्कुल साथ दुकान पे डाल दिया। अब जब हमाद ने 1 करोड़ रुपया पे किया है, वो तो परेशान होगा। उसने 1 करोड़ रुपया क्यों पे किया था? गुडविल का। और गुडविल दुकान की नहीं होती है, दुकान की 4 दीवारी की नहीं होती है, बंदे की होती है। कस्टमर्स ने बंदे का शक्ल देखनी है और दुकान पे पहुंच जाना। तो जब कोई कस्टमर आएगा इनका पुराना, तो वो देखेगा कि यार अच्छा ये बंदा पहले यहाँ बैठता था, अब यहाँ बैठ गया, लोग भी वही हैं, सामान भी वही है, चलो यहाँ नहीं तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो आपके पास तो कस्टमर ना आया, तो फिर आपने 70 लाख ऊपर क्यों पे किया? उसी गुडविल का पे किया था ना कि कस्टमर अब आपके पास अट्रैक्ट हो, मगर अब तो ये नहीं हो पा रहा। लॉ क्या कहता है? एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। अब जब आपने इसको 1 करोड़ रुपये पे किया था, तो आपने शर्त लगाई थी कि भाई तुमने यहाँ पे नज़र नहीं आना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इसकी गुडविल पे कर चुका हूँ। दिस इज़ नॉट वॉइड। ये एक्सेप्शन है कि जब आप किसी को उस बिज़नेस की, उस सर्विस की, उस प्रोफेशन की गुडविल पे ऑफ कर देते हैं, तो अब आप उस पार्टी को रोक सकते हैं टू एंटरिंग इनटू द सेम ट्रेड, सेम प्रोफेशन और सेम बिजनेस। अब ये आपका रोकना इनको बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। दुकान परचेज किए बगैर अगर आप जगह बन के आएँ, गुजर बन के आएँ कि यार ये दुकान बंद करो, वो अलाउ नहीं है, ये आपके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। तो हर वो एग्रीमेंट बाय विच हमाद इज रिस्ट्रिक्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड फॉर तलहा इज वॉइड। वो क्या है? वो वॉइड है। एक्सेप्शन क्या है? सेल ऑफ गुडविल। सेलर में एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल लिमिट्स। अब यहाँ पे कुछ रीजनेबलनेस वाली बातें आ गई हैं। जब आपने गुडविल दे दी ना, तो आप दूसरी पार्टी को वहाँ से भगा सकते हैं, या दूसरी पार्टी को ये कह सकते हैं कि भैया अगर तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे काम कर लो, मगर बिजनेस कोई और करना पड़ेगा। तुम वही वाला बिजनेस यहाँ पे 7 फीट शॉप पे नहीं कर सकते, और अगर वही करना है तो इस मार्केट में रीजनेबल लोकल लिमिट्स तक अलाउ नहीं होगा, बाहर जाके कर लो, किसी और जगह पे चले जाओ। तो ये जो रीजनेबल वाली बात है, ये कौन फैसला करेगी? कोर्ट फैसला करेगी। कौन फैसला करेगी? कोर्ट फैसला करेगी। तो अगर आप एक शख्स को कारोबार करने से रोक रहे हैं, तो वो क्या है? वॉइड है। एक्सेप्शन क्या है? गुडविल दे के, पे ऑफ करके आप इस वॉइड को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी पार्टी को रोक नहीं सकते कि अगर तुमने कोई और काम करना है तो कर लो, बट अगर वही काम करना है और आपने गुडविल पे ऑफ की हुई है, तो आप किसी और लोकल लिमिट में जाके काम कर सकते हो, वहाँ पे उसके करीब करीब आप काम करने से कासिर हो। कानून ने कोई एरिया डिफाइन नहीं किया कि इतने फुट के फासले पे आप कारोबार नहीं कर सकते। दैट इज़ रीज़नेबल। जजमेंट होगी सिनेरियो बाय सिनेरियो। तो नॉर्मल रूल क्या हुआ? कि वॉइड है। एक्सेप्शन क्या हुई? गुडविल। और ना सिर्फ गुडविल, सिमिलर बिजनेस विद स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल लिमिट्स, ये अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं। अगर सिमिलर बिजनेस नहीं है तो अलाउ है, तो अलाउ है, और अगर सिमिलर बिजनेस है तो फिर दूसरी शर्त आएगी, स्पेसिफाइड रीजनेबल लोकल लिमिट्स तक आप वो कारोबार नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं इसकी एक्सेप्शन की,
तो पहली चीज़ क्या है? सेल ऑफ गुडविल। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है फिर? सिमिलर, और उसके बाद लोकल स्पेसिफाइड लिमिट्स। तो इसमें 3 बातें हैं। किसी को लीगल काम करने से नहीं रोका जा सकता। इसकी मिसाल वैसे हम अपने प्रोफेशन में भी डाल सकते हैं। भाई कॉलेज ने मुझे कहा कि सर आपने किसी और जगह पे नहीं पढ़ाना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हम आपको ना पढ़ाने के इतने पैसे दे रहे हैं। अब उन्होंने मुझे उसकी गुडविल पे ऑफ कर दी है। अब अगर मैं दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ाना शुरू कर दूं, दैट इज़ वॉइड, नहीं दैट इज़ वैलिड, क्योंकि वो मुझे रोक चुके हैं। अब वो मुझे रिस्ट्रेंड कर सकते हैं। अगर मैं जाके पढ़ाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। फिर अगर मैं जाके पढ़ाऊँ और वही सब्जेक्ट ना पढ़ाऊँ फिर सही है। और अगर मैंने वही पढ़ाना है तो मैं कहीं और जाके पढ़ा लूँ, किसी और मोड में पढ़ा लूँ, साथ वाले कॉलेज में जाके नहीं पढ़ा सकता। समझ आ गई बात की? आगे चलें। हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है? हम लोगों ने बात कर ली है अनसर्टेन के ऊपर। ये कौन से होते हैं? विच? इसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो है वो क्लियर ना हो, डेफिनेट ना हो, एब्सोल्यूट ना हो। और मैरिज वाली बात में हम किसी भी शख्स को शादी करने से नहीं रोक सकते। एक्सेप्शन क्या है? माइनर। अनसाउंड के लिए अलाउ। और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है? कि हम किसी शख्स को कारोबार करने से नहीं रोक सकते। एक्सेप्शन क्या है? सेल ऑफ गुडविल। उसके बाद देखना है सिमिलर बिजनेस, फिर देखना है कि रीज़नेबल लोकल लिमिट्स वाली शर्त। हमारे पास रह गई हैं 2 बातें। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। हम किसी भी शख्स को कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। हर वो एग्रीमेंट जिसके अंदर एक पार्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, एक पार्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सके। राइट कौन सा? राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म लीगल प्रोसीडिंग्स विच लिमिट्स द टाइम। या आप ये कह दें कि यार तुम इतने टाइम तक कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। वो क्या है? वॉइड। या बिल्कुल मना कर दें, या एक टाइम लिमिट लगा दें कि इतने टाइम तक नहीं कर सकते। दोनों बातें क्या हैं? वॉइड। तो हर वो एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी दूसरी से कहती है कि सर आप कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं कर सकते, वो क्या है? वॉइड। या आप ये कह दें कि इतने टाइम तक तुम मेरे पे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो भी क्या है? वॉइड। ऊंची बोल रहे, दोबारा बताओ। टाइटन, हाँ। मसला ये है कि वहाँ पे कोई तिजारती कानून नहीं था। कानून सिर्फ एक तो नहीं ना, ये बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तिजारत के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। दैट वाज नॉट अ बिजनेस। शायद उनके किसी और लॉ में ये चीज़ वैलिड हो या वॉइड हो, दैट इज समथिंग एल्स। मगर यहाँ पे क्या, वो तो आप फिर एक इस तरह की एक अंडरटेकिंग तो ले ही रहे होते हैं ना, कि अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप अपनी विल से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, हम आपको घसीट के नहीं लेकर आ रहे। याद है, एट दैट डिज़ायर ऑफ प्रॉमिस। आप खुद हमारे पास चल के आ रहे हैं, हमने आपको फोर्स नहीं किया। हाँ, वो तो एक अलग बात है कि वो हम पे केस कर सकते हैं, हम उस पर केस नहीं कर सकते, हम उस पर केस नहीं कर सकते। तभी तो कानून ने कहा था कि आप कोशिश करें कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। अगर कर रहे हैं वॉइड, क्योंकि आप उनके साथ केस में एंटर नहीं हो सकते। वो अगर आप पे करना चाहें तो बड़ी खुशी से कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी यही कहा था
कि विद माइनर, विद अनसाउंड या विद दोज पर्सन्स क्या होगा, वॉइड होगा। तो एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड, रोक दिया गया, फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स, या टाइम लिमिट लगा दी विद इन विच ही मे एनफोर्स हिज राइट, या मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया, या एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि इतने टाइम तक तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते। इसके अंदर भी 3 के करीब हमारे पास एक्सेप्शन हैं, इसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं 3, 1 2 3। ओए ये 3 बहुत गलत हो गया। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर लें जिसमें आप ये कहेंगे यार देखो केस कर लेना, कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हें पता है कि जब तुम केस करोगे फ़ैसला आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा, तो ये ना हो कि फ़ैसला अगर आए, अगर वो तुम्हारे हक़ में ना आए तो तुम फ़ौरन से अपील करने चले जाओ। तो अपर कोर्ट में जाने से अगर आपको रोका जा रहा है फ़ैसला आने के बाद अपील के लिए, तो वो अलाउ है, तो वो अलाउ है। An agreement whereby parties agree not to file an appeal in upper court of law। भाई सिविल कोर्ट में फैसला आ गया, मैं जीत गया तुम हार गए, बस यही फैसला, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये अगर अपील के लिए जा रहा है और अगर उसको मैं अपील पे जाने से रोक दूं तो ये वैलिड है, बट शुरू से ही कह दूं कि यार तुमने सिविल कोर्ट में भी केस नहीं करना, वो वॉइड है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम, अदालत में बहुत टाइम आपका वेस्ट हो रहा होता है। तो अगर एक फ़ैसला एक जगह से आ गया है तो कोशिश करें कि फिर बार बार अपीलों से गुरेज करें, अदरवाइज़ आपका ही टाइम और पैसे का ज़िया हो रहा होगा। तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं लगाई। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने पार्टीज़ को ये एग्रीमेंट से रोक दिया कि भाई तुमने अपील नहीं करनी है अपर कोर्ट ऑफ लॉ में, तो दैट इज़ वैलिड, इसमें किसी भी चीज़ की ममानियत नहीं है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हो गई है, अपील इन अपर कोर्ट, आप अपील करने से रोक सकते हैं। सिविल से ऊपर कोर्ट कौन सी होती है, सिविल से ऊपर वाली कोर्ट कौन सी होती है, और उससे ऊपर कौन सी होती है, सुप्रीम। तो ये आपने याद रखना है। हाई कोर्ट के लिए मना क्या होगा, हाँ। फिर एक्सेप्शन नंबर 2, वो लॉ ये कहता है कि अगर 2 इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं, दोनों सेम रैंक की हैं, दोनों ही अवेलेबल भी हैं, दोनों में केस किया जा सकता है, ये एग्रीमेंट करना कि इसमें नहीं करना उसमें कर लो, ये वैलिड है। मगर शर्त क्या है कि दोनों कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट हो, इक्वली रैंक की हो और सेम दर्जा रखती हो। पार्टी सेलेक्टिंग वन कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन 2 इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, ये अलाउ है। हम दूसरे में रोक रहे हैं ना, एक में जाएंगे। अब अगर ये रहता है गुजरांवाला में, मैं रहता हूँ लाहौर में, हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, क्लॉज हमने ये एंटर कर दी कि यार देखो अगर कोई भी हम में से ब्रीच करेगा तो केस सिर्फ कहाँ पे होगा, लाहौर में होगा, ये अलाउ है। इन अदर वर्ड्स मैं उसको रोक रहा हूँ कि तुमने गुजरांवाला में केस नहीं करना, तो वो क्या है, वॉइड है। एक्सेप्शन क्या आ गई, अगर गुजरांवाला की कोर्ट और लाहौर की कोर्ट इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, सेम रैंक की हैं, सेम दर्जा रखती हैं, तो फिर एक में जाने से रोका जा सकता है। और लाहौर में इसको मैंने कहा कभी आ जाओ, साथ मैंने ये भी कह दिया कि जो फैसला आएगा तुम अपर कोर्ट में नहीं जाओगे, वो भी क्या है, वैलिड है, वो भी क्या है, वैलिड है। तो एक्सेप्शन नंबर 2 क्या आ गई, इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। 2 कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट हैं तो आप किसी एक में एंटर होने से रोक सकते हैं, दूसरी में जाना अलाउ कर सकते हैं, वो चीज़ वॉइड नहीं है।
मगर सिरे से ही रोक देना वो वॉइड है। तीसरी बात सालिस, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन। पंचायत में क्या होता है? चौधरी, बड़े बुजुर्ग, किसी इलाके के बड़े लोग बैठते हैं, नंबरदार वगैरह बैठते हैं और फैसला करवाते हैं। और मज़े की बात है वो फैसला जल्दी होता है और ज़्यादा हक पे होता है एज़ कम्पेयर टू कोर्ट कचहरी। तो ये अलाउ है। अगर आप ये कह दें कि हम में से कोई कोर्ट नहीं जाएगा, अगर कोई मसला आएगा तो हम इस बंदे को नॉमिनेट कर रहे हैं, ये हमारा सालिस होगा और हम इसी के पास जाएंगे, ये अलाउ है। तो अगर आप कोर्ट में जाने से रोक रहे हैं मगर उसके अगेंस्ट आप ये कह दें कि ये हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, दैट इज़ अलाउड। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु एग्री, अगर वो एग्री कर जाएं कि कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो हम किसको रेफ़र करेंगे? आर्बिट्रेशन में रेफ़र करेंगे। पार्टीज में एग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन देम शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन एंड ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल। जो फैसला उस सालिस ने दे दिया वो ही रिकवरेबल होगा, उससे ऊपर 1 रुपया भी आप रिकवर नहीं कर सकते। यानी कि जो उसने कह दिया वो ही माना जाएगा और कुछ माना नहीं जाएगा। तो अगर आप एक सालिस के पास जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने उसके फैसले का पूरा एहतराम करना है। A suit may still be brought by a party in court for specific performance or recovery of that. 2 or more persons may agree in writing to refer to arbitration any question between them which has already arisen. ये 2 लाइनों में क्या बात कर रहा है? ज़रा सोचें। A suit may still be brought in, इसका मतलब क्या होगा? हमने ये कहा था कि जब एक कोर्ट का फैसला आ जाए तो आप अपर कोर्ट में नहीं जा सकते। ये एग्रीमेंट किया कि अगर हम लोगों के दरमियान कोई मसला आएगा तो हम अदालत में नहीं जाएंगे कहाँ पे? आर्बिट्रेटर के पास। पहला मसला, चले गए हम वहाँ पे, हमें वहाँ की बात समझ नहीं आई, अब हम लोग अगर जाना चाहें अदालत में तो जा सकते हैं। पहली शर्त क्या थी? इनिशियल शर्त क्या थी? कि अपर कोर्ट में अपील करना मना, और हम कोर्ट में अगर जाने से रोक रहे हैं तो आप सालिस के पास जा सकते हैं। ये अलाउ थी, ये वैलिड हो गई। सालिस के पास गए, हम दोनों पार्टीज़ को उसका फ़ैसला समझ नहीं आया, तो अब हम अगर चाहें तो मिल के अदालत जा सकते हैं। A suit must still be brought by a party in court for specific performance, यानी कि जो उससे परफॉर्मेंस ड्यू है वो रिकवर करवाने के लिए एक पार्टी अदालत में दूसरी पार्टी को लेके जा सकती है उसका फ़ैसला आने के बाद। भाई इसने कह दिया कि तुमने ये काम करके देना है मगर वो नहीं करके दे रहा, तो फिर आप उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को पूरा करवाने के लिए अदालत में लेके उसको जा सकते हैं कि भाई ये फ़ैसला आया था, अब अदालत तुम इसको करवा के दो जो उसने फ़ैसला दिया था। ये वर्ड हमने कहीं पढ़ा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कहाँ पढ़ा था? नहीं, 5 में तो बिल्कुल भी नहीं था, 8 में भी नहीं था, 9 में था। 9 में था, किताब में नहीं है। हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और एक इंजंक्शन। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? वही बंदा वही काम करके देगा। द सेम पर्सन विल बी डूइंग द सेम थिंग। तो ये वर्ड यहाँ भी यूज़ हुआ, 9 में यूज़ नहीं हुआ, बट वो 9 के टेबल में मैंने आपको बता दिया सर। डन? पढ़ लें इसको, एक दफ़ा रीड कर लें ताकि स्टिल किसी लाइन में मसला हो तो आप पूछ लें। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ तीसरी एक्सेप्शन क्या है? आर्बिट्रेशन।
पढ़ लें। ये एक काम करें, सारे ही पढ़ लें बेजरिंग को छोड़ के, यानी कि पहला पेज पूरा और नेक्स्ट पेज का शुरू की कुछ लाइनें होंगी, ताकि फिर हम सुकून के साथ ज़रा बेजरिंग पे एंटर करें और आपके जहाँ तक जो भी सवाल हो वो हम उसको आंसर कर लें। तो पॉज कर लो।